जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले हम जो एक टर्म है वो देखेंगे हमारा डीएनए। तो व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? ठीक है, हम देखते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो बॉडी होती है वो मेनली किसकी बनी होती है? वो आपकी बनी होती है सेल्स की। ठीक, जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर हमारा पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पाए जाते हैं क्रोमोसोम। दीज क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि क्या होते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। वो लक्षण जो एक बॉडी में पाए जाते हैं, जब आगे चल के नई जनरेशन बनते हैं तो वही लक्षण जो होते हैं वो अगली जनरेशन में आते हैं। तो पेरेंट्स से लेकर नई जनरेशन में आने वाले जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही क्या होते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, या फिर नई बॉडी का जो जनरेशन है वो पहले वाले बॉडी के सेल्स से जनरेट होती है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? तो ये हमारे बने होते हैं डीएनए के। ठीक है, डीएनए एक साथ मिलकर हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्रोमोसोम का बनता है। इन क्रोमोसोम्स इस हमारे डीएनएज में जो क्या होते हैं? एक सीक्वेंस होता है एटीजीसी का। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन का। एक्चुअली पे ये क्या होते हैं? हमारे नाइट्रोजनी बेस होते हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं, और इन सीक्वेंस के छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं जीन। और ये वही जीन्स हैं जो किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, उनके लक्षण दिखाने को, ठीक है, क्या करते हैं? उसके लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे आपके बॉडी का अगर डेवलपमेंट हो रहा है या ह्यूमंस बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए निकलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है, वो ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारे सेल्स में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए है, उस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम जीन कह देते हैं। लाइक ये ग्रोथ हार्मोन बनते हैं। उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी में जब हम कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ ही इंसुलिन का निर्माण होता है, और इंसुलिन को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारी कोशिकाओं के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर यही जो क्या पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर एक छोटे से पार्ट जो होते हैं हमारे कौन? जीन्स। अब यही जो जीन्स हैं वो आपके बॉडी में एक प्रकार से ग्रोथ के लिए, आपके कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन के लिए, सबके लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे ही ये जो जीन्स होते हैं ये आपके बॉडी में जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, आपकी बॉडी कैसी दिखेगी वो, ठीक है, किस प्रकार से आप आचरण करोगे या किस प्रकार के लक्षणों को दिखाओगे, किस प्रकार के कैरेक्टर्स को दिखाओगे, उसके लिए, सभी के लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे जीन्स। अब अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार से क्या हो रही है? बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी कौन जिम्मेदार है? तो जो जीन्स में उत्परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव आते हैं, जो म्यूटेशंस होते हैं, वही म्यूटेशंस आपकी बॉडी में क्या जनरेट करते हैं? कई बार बीमारियों को लाते हैं। ठीक है, ऐसे में अपन देखते हैं कि एक टेक्नोलॉजी आई जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? अगर हमारे जो जीन्स हैं उन जीन्स में, ठीक है, किसी भी प्रकार के अगर क्या आ जाते हैं? बदलाव आ जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके कारण जो जीन्स हैं वो अलग तरीके से काम करने लग जाए, या फिर बीमारियां उत्पन्न करें, या फिर कैंसर कोशिकाओं का जन्म कर दे, तो ऐसे में ये जीन्स को हटाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के लिए आई हमारी क्या? जीन एडिटिंग। अब जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है क्या? अब इन एडिटिंग्स को करने के लिए हमें क्या चाहिए है? ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? एक प्रकार से ये जो हमारा डीएनए होता है वो एक प्रकार से धागे नुमा संरचना होती है। अब इस धागे को अगर हमें सही तरीके से काटना है तो हमें चाहिए होगी क्या? एक प्रकार से एक कैंची चाहिए होगी। अब ह्यूमन बॉडी में ये कैंची किस प्रकार से काम करेगी? ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में मेनली अगर हम सीजर्स देखेंगे तो आपके एंजाइम्स के फॉर्म में होंगे। एंजाइम्स जो एक टाइप के प्रोटीन है, ये जब प्रोटीन्स किसी भी प्रकार के हमारे डीएनए के सीक्वेंस से क्या करेंगे? एक बार को रिएक्शन करेंगे, तो उस रिएक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकेंगे? ठीक है, हम अपने जीन्स को तोड़ सकेंगे। अब यहीं से आती है हमारी क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मेनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? अगर हमें क्या करना है? हमें किसी भी प्रकार के क्या नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, नए उत्पाद बनाने हैं, ठीक है। लाइक हम एक एग्जांपल ले लें कि कुछ दिनों बाद हम ये देखते हैं कि कई बार जब धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? कई लोगों को आज के टाइम पर समस्या क्या है? डायबिटीज की। डायबिटीज की समस्या का क्या मतलब है? उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, और इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसका कारण क्या होगा? कि जो इंसुलिन बनाने वाली हमारी सेल्स हैं वो सेल्स क्या नहीं कर रही हैं? ठीक है, अपने बॉडी में वो प्रोटीन नहीं बना रही हैं। अब ये जो सेल्स है उनके अंदर क्या पाया जाएगा? हमारा ये डीएनए पाया जाएगा, जिसके अंदर वो स्पेशल जीन्स हैं जो क्या करते हैं? आपके बॉडी में इंसुलिन का बनाते हैं। इंसुलिन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है। अब अगर ये इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो ऐसे में कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसे हम एक प्रकार से बीमारी के रूप में देख लेते हैं कई बार, डायबिटीज।
तो अब क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोग आज के टाइम पर इंसुलिन के इंजेक्शंस को जो है वो अलग से लगवाते हैं। तो अब ये जो इंसुलिन है जो नेचुरल वे में किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी में बन रहा है, ये इंसुलिन आर्टिफिशियल रूप में कैसे मिल गया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि क्या किया गया, किसी नॉर्मली हेल्दी पर्सन से क्या लिए गए, उस सेल्स को लिया गया जिस सेल्स के द्वारा, उस जीन्स के द्वारा, जो जीन्स पाए जा रहे हैं और जीन्स के द्वारा क्या बनाए जा रहे हैं हमारे, ठीक, इंसुलिन बनाए जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, एक ह्यूमन डीएनए लिया है और उस पार्ट को लिया है, उस जीन्स को लिया है जो क्या करता है, इंसुलिन को बनाता है। और उस इंसुलिन को बनाता है, उस जीन को हमने क्या किया है, कट किया है। ठीक है, कट करने के बाद हमने क्या किया, उसे पर्टिकुलरली एक ऐसे बॉडी के साथ जोड़ा है या एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के साथ जोड़ा है जो अपनी कॉपी बनाता हो। ठीक है, तो मेनली हम ये जानते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, जो एक क्या होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। नॉर्मली हम यहां पर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर एक पार्ट होता है उसका प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड क्या कर सकता है, एक प्रकार से आप क्या कर सकता है, अपनी कॉपी बहुत ज्यादा तेजी से बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया बैक्टीरिया का, उस प्लाज्मिड का एक पार्ट जो है वो कट कर दिया। उसके साथ हमने क्या कर दिया है, वो पार्ट, जीन का वो पार्ट जिसकी हमें कॉपी चाहिए, जिससे हम क्या बना सके, एक ऐसा प्रोटीन बना सके जो हमारे लिए जरूरी है, उसको हमने इसके साथ एडअप कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, कंबाइन कर दिया है, और कंबाइन करने के बाद वापस से उसे बैक्टीरिया की बॉडी में डाल दिया है। जैसे ही हमने बैक्टीरिया की बॉडी में इसे डाला है तो क्या होने लग गया, इसकी कॉपी बनने लग गई। और बैक्टीरिया ने क्या किया, प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज बनाई। ठीक है, और इसके साथ सिर्फ ये कॉपीज जो बनी वो सिर्फ क्या हुई, प्लाज्मिड की नहीं बनी, इसके साथ जो हमने क्या किया था, अपना जीन डाला था, उस जीन की भी कॉपी बनने लग गई। अब ये जो जीन है वो क्या होंगे, जितनी ज्यादा जीन की मात्रा होगी उतनी ज्यादा तेजी से हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं। और ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ह्यूमंस ने क्या किया है, अपने जरूरी सामान की जो वस्तुएं हैं उसको बनाना चालू किया है, जिसमें से अपन ये देखते हैं एक हमारा आया इंसुलिन। ठीक है, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो आखिर कैसे बनी या फिर इसमें क्या यूज हुआ, तो अपन ये देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। ठीक है, यहां पर अपन देखते हैं कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की बात कर रहे हैं। जब हम किसी प्रकार से जीन्स में चेंजेस लाते हैं, जीन्स को हटाते हैं या कोई नया जीन जोड़ते हैं, तो उसे मेनली कहा जाता है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जीन का संकरण देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो जीन्स को एक साथ जोड़ना। ठीक है, संलयन। ठीक है, दो अलग अलग जीन्स हैं, दोनों के गुणों को इस प्रकार से जोड़ देना कि एक हमें नया जीन दिखाई दे, नए प्रकार की हमें प्रकृति दिखाई दे, नए लक्षण दिखाई दे। उसके अलावा उन जीन्स को काट कर क्या करना, दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ठीक है, और उसके अलावा अपन देखते हैं उस जीन को हटा देना जो कि एक प्रकार से खराब है। यह सब किसके अंतर्गत आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन, ट्रांसफर एंड इन्वर्जन ऑफ जीन इज डन। ठीक है, मेनली डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक या डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के शरीर में, ठीक है, किसी अन्य जीव के जीन को प्रवेशित करा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा थोड़ी देर पहले कि हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के डीएनए से एक जीन को निकालकर दूसरे जीन में क्या कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं, और उसके साथ हम नए जीन्स को क्या करते जा रहे हैं, उसकी कॉपी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट technology, genes of another organism can be introduced into the body of an organism। अब इसकी शुरुआत कहां आई, तो इस तकनीक का विकास मेनली हुआ कहां से, तो इस तकनीक का विकास तब संभव हो पाया जब हमने क्या किया, एक 3 प्रकार के ऐसे एंजाइम बनाए जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में हेल्प कर सकते थे। अब वो कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स थे, तो उनके जो नाम है अपन देखते हैं। पहला प्रतिबंधन एंजाइम या उसे बुलाया जाता था एंडोन्यूक्लियोस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस, दूसरा लाइगेज, और तीसरा हमारा कहलाता है क्या, पॉलीमरीज। ठीक है, तो अब भाई साहब इनके यूज क्या है, तो अगर हम यहां पर बात करें, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या एंडोन्यूक्लियस है, इसे कई बार बायोलॉजिकल सीजर बोला जाता है। हमारे डीएनए को सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगी, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा डीएनए है उसे काटना पड़ेगा। डीएनए क्या है, एक धागेनुमा संरचना है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम उसे बिल्कुल सही जगह से काटना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीजर चाहिए। कभी भी कोई हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, अगर हमें धागा काटना है तो हम एक ऐसी सीजर का यूज करेंगे जो बिल्कुल करेक्ट जगह से क्या करे, धागे को काटे। तो हमारा डीएनए भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अब अगर हमें क्या करना है, उस जीन को हटाना है, उस जीन को कॉपी करने के लिए उसे निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सही जगह से काटना पड़ेगा। तो हमारा जो एंडोन्यूक्लियस होता है या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, वो क्या करता है, एक प्रकार की जेनेटिक सीजर की तरह काम करता है, कैंची की तरह काम करता है, और जीन को वहीं से काटता है जिसकी हमें जरूरत है। दूसरा हमारा आया लाइगेज।
तो हमने यहां पर बात की कि भैया अगर हम क्या करेंगे, इस जीन को निकालेंगे और अगर हमें उस जीन को किसी दूसरी जगह पर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, उसे सीना पड़ेगा। जैसे एक प्रकार से इसे क्या बोल सकते हैं, स्टिचर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर हमने जीन निकाला तो दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा एंजाइम है लाइगेज, वो लाइगेज किस प्रकार से काम करता है, वो क्या करता है, एक जीन को दूसरे डीएनए के पार्ट से जोड़ने का काम करता है। तो ये जो हमारा दूसरा एंजाइम है लाइगेज, वो एक प्रकार से स्टिचर की तरह काम करता है, जो सीने का काम करता है, जो इस प्रकार से रिएक्शन करवाता है ताकि जो अलग जीन है जो दूसरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, उस बॉडी के साथ वो जुड़ सके। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लाइगेज की जरूरत पड़ती है। और हमारा तीसरा जो एंजाइम है पॉलीमरेज। अब अगर वो क्या हो गया, हमारा जो जीन है वो अगर प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया तो वो क्या आगे चलकर रिएक्ट करके कॉपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या फिर वहीं पर जो रिएक्शन है वो रुक जाएगी और आगे वो काम ही नहीं करेगा। तो जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो मेनली क्या करता है, वो आपका ठीक इन दोनों को जोड़ने के बाद जो इनकी रिएक्शंस हैं और उन रिएक्शंस की मदद से क्या करना, उसकी कॉपी बनाना, ताकि क्या हो सके आगे चलकर उत्प्रेरित करना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, उत्प्रेरित करना, ताकि आगे चलकर जो रिएक्शंस है वो क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके और क्या हो, ठीक है, उस डीएनए या उस जीन की कॉपी बन सके। तो मेनली जो हमारा पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, आपके इन संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है, ठीक है, कैटेलाइज करता है, कैपेबल होता है ताकि डीएनए का सिंथेसाइजेशन हो सके। ठीक है, तो मेनली यहां पर अपन तीन टाइप्स के क्या देखते हैं, एंजाइम्स देखते हैं जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हेल्प करते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी बेटर तरीके से काम कर सके। ठीक है, उसमें अपन ने पहला देखा क्या, एंडोन्यूक्लियस, दूसरा लाइगेज और तीसरा पॉलीमरेज। यहां पर बात करेंगे तो प्रतिबंधन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, तो मेनली इसे क्या बोला जाता है, इसे अनुवांशिकी कैंची कहा जाता है या जीव विज्ञान की कैंची कहा जाता है, जो क्या करता है, लक्षित डीएनए को काटने में सहायक होता है। ठीक है, लक्षित डीएनए को, जिस डीएनए को हमें काटना है और जहां से भी उस जीन को हटाना है उसको काटने में क्या करता है, मदद करता है। इसीलिए कई बार इसे क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल सीजर बोला जाता है या जेनेटिक सीजर कहा जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरे टर्म की बात करें तो दूसरा हमारा टर्म क्या था, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, यह दो डीएनए के भाग को, एक जीन जो हमने निकाला वो भी डीएनए का भाग है और जो दूसरा भाग है जिसमें हम उसे जोड़ रहे हैं वो भी डीएनए का भाग है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है और साथ में इसकी प्रतिक्रिया कराने में, रिएक्शन करने में हेल्प करता है। और इसीलिए इसे कई बार क्या बोला जाता है, स्ट्रेचर बोला जाता है। स्ट्रेचर मतलब जो सीधे दो कपड़े लिए, उन दो कपड़ों को अगर हमें जोड़ना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सिलना पड़ेगा। तो एक प्रकार से स्ट्रेचर की तरह काम करता है। जो तीसरा टर्म है हमारा पॉलीमरेज, वो क्या करता है, डीएनए का जो संश्लेषण है, वो जो जीन है जो हमने जोड़े हैं उनका संश्लेषण कराने और वापस से उस प्रेरित कर क्या करना, उसकी कॉपी बनाने, रेप्लिकेट करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो ये हमारे तीन एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो आपके स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार इससे सवाल जो है वो बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम ये वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।